हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा मेदर्स केमिस्ट्री। दिस इज़ शुएब अहमद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं? जस्ट सपोज़ करें आप कोई भी चीज़ लेते हैं मार्केट से, तो शॉपकीपर क्या करता है, उस चीज़ का वेट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करके तोलता है। ठीक है, जस्ट सपोज़ करें आपको 1 kg शुगर चाहिए और आप जाते हैं शॉपकीपर के यहाँ। तो शॉपकीपर क्या करेगा, तराजू पर इस तरफ से रख देगा एक पैकेट को जिसमें क्या होगी, चीनी होगी, और इस साइड से क्या होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख देगा जिसका जो वेट होगा वो क्या होगा, एक मैस क्या होगा, 1 kg होगा। तो शुगर जो है वो किससे तोल रहा है शॉपकीपर? इस ऑब्जेक्ट से। शॉपकीपर क्या कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा है एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसी तरह हम क्या करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास में कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स का मास जो है वो हम निकालते हैं कार्बन 12 के 1/12 मास से रिलेट करके निकालते हैं। जैसे यहाँ पर जो चीनी है वो किससे तोलकर हमें शॉपकीपर दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट से रिलेट करके, और हमें तोलकर दे रहा है। तो इसे समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ, कैपिटल ए के साथ, और यहाँ क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आप क्या कर रहे हैं, मास निकाल रहे हैं। तो मास आप किससे निकालेंगे, रिलेट करके 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के एक एटम के मास से रिलेट करके किसी भी एलिमेंट के एक एटम का हम क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। तो जस्ट सपोज़ करें कि हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम के जो मास होता है उसे हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU में। तो कार्बन 12 के एक एटम को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे किस में, किस यूनिट में, AMU में। तो AMU से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट होगा? नहीं होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा क्या है, इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। मतलब आप इसे ग्राम में रख सकते हैं, पाउंड्स में रख सकते हैं, ऑन्स में रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इसे एक्सप्रेस करते हैं AMU के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 AMU हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1 AMU हमें किसके इक्वल मिला, तो 1 AMU हमें इक्वल मिला 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के इक्वल मिला। अब अगर हम बात करें कि 1 AMU हमारा ग्राम में कितने ग्राम होगा, मतलब कितने ग्राम के इक्वल होगा 1 AMU, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो जस्ट सपोज़ करें कि कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 1.99 मल्टीप्लाई 10 पावर -23 ग्राम होता है। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, जैसे यहाँ पर 1 AMU किसके इक्वल आ रहा है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के इक्वल आ रहा है। तो हम अगर लिखें 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू, अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 जो है वो हम ग्राम में लेते हैं, तो कितना होगा, 1.99 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 ग्राम होगा। तो यहाँ से जो आपको 1 AMU का ग्राम में जो है वैल्यू मिलेगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम मिलेगा। तो 1 AMU हमारा ग्राम में अगर बात करें तो किसके इक्वल है, 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम के इक्वल आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि हमने
कार्बन 12 को ही क्यों एज ए स्टैंडर्ड यूनिट लिया हुआ है, तो ये बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा 1 AMU किसके इक्वल होता है। तो 1 AMU हमारा इक्वल होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के। अगर ग्राम में बात करें तो 1 AMU हमारा इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम के इक्वल आ जाता है। तो इसके बाद जो अगर क्वेश्चन कोई आ सकता है तो वो यही आ सकता है कि हम कार्बन 12 को ही क्यों एज ए स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं, तो वो समझते हैं थोड़ा। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट क्यों यूज़ किया, इसके पीछे जो पहली वजह है वो ये है कि कार्बन 12 की जो एबंडेंस है, एबंडेंस ऑफ कार्बन 12 वो क्या है, हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि कार्बन 12 जो है वो ना ही लीस्ट रिएक्टिव है और ना ही मोस्ट रिएक्टिव है। मतलब ये कि अगर मोस्ट रिएक्टिव होता तो जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते और इसके नज़दीक कोई भी एलिमेंट का एटम आता तो ये क्या करता, उसके साथ रिएक्शन कर देता। अगर मोस्ट रिएक्टिव होता तो मास निकालने में हमें क्या होती, डिफ़िकल्टी होती। तो कार्बन 12 पहले तो क्या है कि ये मोस्ट रिएक्टिव नहीं है और ना ही लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर रिएक्शन जल्दी नहीं करता तो करता ही नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन करता है लेकिन जल्दी नहीं करता, मोस्ट रिएक्टिव नहीं है और ना ही लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसके अलावा जो इसकी तीसरी पॉइंट थी वो ये थी कि कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट लेने से काफ़ी सारे एलिमेंट्स के एटम्स के जो मास थे वो हमें किस में मिलते हैं, वो हमें मिल रहे थे, किस में मिल रहे थे, होल नंबर में मिल रहे थे। तो इसलिए भी हमने क्या किया, कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट की तौर पर यूज़ किया रिलेटिव एटॉमिक मास में। तो एवरेज एटॉमिक मास हमारा क्या होता है कि हम एवरेज एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एटम का कैलकुलेट करते हैं उसके आइसोटोप्स के मासेस और परसेंटेज ऑफ एबंडेंस को यूज़ करके। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम आइसोटोप्स कहते किसको हैं। तो आइसोटोप्स जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, दीज आर दी एटम्स, और जिनके प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो किसी भी एटम का जो है, अगर जस्ट सपोज करें ये एटम है तो हम किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ और नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड के साथ। और हम किसी भी एटम का एटॉमिक जो मास है वो किससे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को सम अप करके, ठीक है। और हम जेड जो है एटॉमिक नंबर जो है वो किससे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो अगर आइसोटोप्स हमारे वो एटम्स हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स में, तो मतलब इनका मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जस्ट सपोज करें जैसे नियॉन के जो हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। एक का मास होता है 20 और दूसरे का 21 और तीसरे का 22, लेकिन इनका नंबर सबका क्या होता है, सेम होता है, 10 ही होता है। तो इसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो अब बात करते हैं कि हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू mx1 प्लस mx2 प्लस mx3। अब यहाँ पर अगर 3 आइसोटोप्स हैं या 4 हों
तो आप क्या करेंगे प्लस m, तो क्या करेंगे प्लस mx4 और ये सो ऑन, मतलब चलता जाएगा। और इससे आप पूरे मिक्सचर को डिवाइड, और इस पूरे को आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो ये आ गया फार्मूला। और हाँ, ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है ये क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है, जबकि हमारा जो रिलेटिव एटॉमिक मास था वो फ्रैक्शनल नहीं होता। हालांकि एवरेज एटॉमिक मास क्या है, ये फ्रैक्शनल है। तो एक क्वेश्चन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास पर। जस्ट सपोज करें आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर 2 साइज़ के, मतलब 2 साइज़ के मार्बल्स रखे हुए हैं, ठीक है, एक ये वाले बड़े और एक छोटे से। और ये जो है, ये वाला जो मार्बल है इसका मास आता है 3 ग्राम, और इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, एबिडेंस ऑफ परसेंटेज कितनी है, 75% है। जबकि ये जो छोटे वाला मार्बल है, ठीक है, ये जो छोटा मार्बल है, छोटी साइज़ वाला मार्बल, इसका मास कितना है, 2 ग्राम है, और इसकी परसेंटेज है 25। तो अब इसका जो है एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला हम जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो एम है ये क्या है, ये है मास, और ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है, ये है परसेंटेज ऑफ एबंडेंस। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अब रखते हैं एम पहले वाले की, वो कितनी आ रही है 3, तो 3.0 ग्राम। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई की है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 की परसेंटेज कितनी आ रही है 75, और यहाँ कर देंगे प्लस। उसके बाद क्या है m2 आ जाता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है 2 × 25, और इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो ये आ जाएगा 275 डिवाइड बाय 100। तो अगर हम 275 को डिवाइड करते हैं 100 के साथ तो आंसर आएगा 2.75 मिल गया आंसर। मतलब हमने एवरेज एटॉमिक मास जो है कर दिया इस बॉक्स का, ठीक है, इस बॉक्स का हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर दिया। तो इसी तरह से आप एवरेज एटॉमिक मास के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं सेम ही फार्मूला यूज़ करके, ठीक है, mx1 वाला।